हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 18th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 3.18। प्रीवियस लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर का नंबर था 3.17। उसमें आपने पढ़ा बेसिक पोटेंशियोमीटर का और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। आज का लेक्चर में आप पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल, लेक्चर का नंबर 3.17 वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें। तो उसके बाद जब आप आज का लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 3.18, तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है उसकी सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं। आज तो हम सीधा एप्लीकेशन की जब बात कर रहे हैं तो वही एप्लीकेशन कराएंगे और उसका डेरिवेशन मैं करवा दूंगा। तो अगर आपने वो लेक्चर देख रखा है तो इट्स ओके, आप कंटिन्यू करें, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद इसे देखें तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशन है वो आपको समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी कि पोटेंशियोमीटर का यूज़। हम पोटेंशियोमीटर से क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि आप पोटेंशियल को नाम समझे, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल मेजर करने वाले, जैसे तो बोलते हैं वोल्ट मीटर तो वोल्टेज को मेजर करने वाला, एम्पियर मीटर एम्पियर करंट को मेजर करने वाला, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करने वाला, एज ए पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को मेजर करने वाला। अब बात आती है कि पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियल को तो मेज़र वोल्ट मीटर भी कर लेता है। तो वो भी मैं उस पर डिस्कस करेंगे हम जब ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके लास्ट में डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स पर कि हम वोल्ट मीटर को कब यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर को कब यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर की मेरिट्स और वोल्ट मीटर की मेरिट्स, मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में फिर लास्ट में बात करेंगे जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो दूसरी, एक तो ये हो गया कि आप पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का पोटेंशियल मेज़र कर सकते हैं, किसी सेल की ईएमएफ को मेज़र कर सकते हैं, दो सेल की ईएमएफ को निकाल के उनका रेशियो निकाल सकते हैं, और किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर के यूजेस हैं। फिर से एक बार समझ लें, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप किसी सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं, किसी सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं, ईएमएफ, दो सेल के ईएमएफ को निकाल कर उनका रेशियो निकाल सकते हैं, और लास्ट किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो यही नहीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इन्हीं पर डेरिवेशन भी हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल है तो थोड़ा सा आपको उसको समझने की ज़रूरत है, बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो देखो, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक पॉइंट बताया, उसमें कई चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसमें से जो एक पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको मैं भी दोबारा से रिपीट करूँगा, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो वो जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था जो यहाँ पर भी काम करेगा और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपने एक सेल ऐसे ले लिया, ये सेल बहुत आसान है, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एलईडी, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं एक सेल। ठीक, हमने दो सेल ले लिए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और एलईडी लगा दी यहाँ पर। यानी कि जो एलईडी है आपकी, एलईडी ये यहाँ प्लस से लगी, यानी एलईडी के दो टर्मिनल हैं, वो सेल के दोनों प्लस प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो अब क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, अभी पूछ रहा हूँ कि भाई एलईडी जलेगी नहीं जलेगी, और वैल्यू मैं देता हूँ सेल की। ये है हमारा 2 वोल्ट का सेल और ये है 1.5 वोल्ट का। तो देखने में एक इंस्टेंट में लगता है एलईडी है, एलईडी का एक टर्मिनल इस सेल के पॉजिटिव से, दूसरा इस सेल के पॉजिटिव से, तो ये एलईडी नहीं जलेगी। ये रेजिस्टेंस जैसा बना है, एलईडी है, तो एलईडी की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होती है, तो इसलिए ऐसे ही बनाते डायग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
तो ये एलईडी हो गई, तो क्या ये एलईडी जलेगी या नहीं जलेगी? तो लगता है, जैसे मैंने बताया, लगता है कि प्लस प्लस से कनेक्टेड नहीं जलेगी, लेकिन ऐसा नहीं, एलईडी जलेगी। क्यों जलेगी भाई? आप ये सोचो, मैं अभी एलईडी को हटा देते हैं, एलईडी को हटा दिया, अब इस सेल से करंट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। भाई ये 2 वोल्ट का सेल है, ये 1.5 वोल्ट का, इसका ईएमएफ कम है, इसका ईएमएफ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ईएमएफ वाला सेल कम ईएमएफ वाले सेल को चार्ज करेगा, ज़्यादा वोल्टेज वाला कम वोल्टेज वाले को चार्ज करेगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? इस तरीके से, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? तो जब इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, हमने यहाँ बीच में से वायर को काट के एलईडी लगा दी, तो जब एलईडी से करंट फ्लो करेगा तो एलईडी जलेगी, एलईडी जलेगी। अब क्या होता है, दूसरा केस, अगर मैं बोलूं कि अगर यहां पर भी जो सेल लगाया ये भी 2 वोल्ट का लगा दिया, तब क्या होगा? अगर ये भी 2 वोल्ट का लगा दिया तब नहीं जलने वाली। इसलिए नहीं जलने वाली कि भाई ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, ना इसका करंट इसमें जाएगा ना इसका करंट इसमें जाएगा, दोनों तो बराबर वैल्यू यानी बराबर ईएमएफ के हो गए। बात समझ आया? और सपोज कर लो ये हमारा जो सेल है वो 3 वोल्ट का लगा दें, तब क्या होगा? तब एलईडी फिर जलेगी। क्यों? अब करंट यहां से होता हुआ इस वाले सेल में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा क्लॉकवाइज। जब इसकी ईएमएफ ज्यादा रहेगी तो सेल चलेगा हमारा क्लॉकवाइज, और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी इससे तो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके। तो जब इस तरीके से चले करंट या इस तरीके से, तो जो एलईडी से पास हुआ करंट, तो एलईडी हमारी ग्लो करेगी। बात आ गई समझ में? ये चीज, अगर इस एलईडी को हम यहां से यहां लगा दें तो वही आंसर हमारा रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या आंसर रहेगा? कि अगर करंट ऐसे चल रहा है, यही केस ले लें, इस तरीके से करंट चल रहा है, तब भी एलईडी ग्लो करेगी। करंट इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा, इस एलईडी से पास होगा, ऐसे घूम रहा होगा करंट, तो एलईडी ग्लो करेगी। अब आप ये मत समझना ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, एलईडी के दोनों टर्मिनल तो माइनस माइनस पे रख, माइनस माइनस से कनेक्टेड है नहीं, लेकिन आप ये देखो, इस यहाँ माइनस है, ये 3 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का, तो करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो एलईडी जलेगी। अब अगर हम एलईडी को हटा दें, मान लो हम एलईडी को हटा दें, एलईडी की जगह पर गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन देगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जब करंट पास होता है तो वो डिफ्लेक्शन देती है, जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होता तो वो डिफ्लेक्शन नहीं देती। बात समझ में आया? तो इसी तरीके से अगर आप गैल्वेनोमीटर को इधर लगा दें तब भी आपकी गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन देगी। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो इससे एक चीज पता चला, गैल्वेनोमीटर की निडल कब डिफ्लेक्शन देती है? जब उससे करंट पास होता है। अगर उससे करंट पास नहीं होगा तो वो डिफ्लेक्शन नहीं देगी। बात समझ में आया? अब मान लो यहीं पर लगा हमने, इस सेल को क्या लगा दिया? 2 वोल्ट का, तो 2 वोल्ट का ये, 2 वोल्ट का ये, अब इसका करंट ना इसमें जाएगा ना इसका करंट इसमें जाएगा, तो अब क्या होगा? अब आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी अगर आप यहाँ यहाँ लगाएंगे, या आप गैल्वेनोमीटर लगाएंगे यहाँ पर या यहाँ पर, तो उसकी निडल डिफ्लेक्शन नहीं देगी, क्योंकि करंट पास ही नहीं होगा इस केस में। इतना चीज समझ में आ गया? क्योंकि यही चीज हम यहां पर अप्लाई होगी। अब यहां पर देखो क्या अप्लाई होगा, कैसे? अब इधर समझ लो, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर है। मैं पहले ही बता चुका, 4 मीटर से लेकर 10 मीटर लेंथ तक का पोटेंशियोमीटर होता है। तो उसका एक एक वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। यहाँ ए से ये जो है ए पॉइंट ले लिया हमने, ये जो हमारा ए पॉइंट, और ये 0 का मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ हो गई? 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक कितनी? 100 सेंटीमीटर, तो 100 ये और 100 ये कितनी हो गई? 200 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 200 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? 100 ये और 100 ये, तो यहाँ पर बी पॉइंट पर फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? 400 सेंटीमीटर। ये कहाँ से? यहाँ से 100 100 100 और 100। अब कई बच्चों को डाउट लगता है भाई ये पार्ट इतने, पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक वायर लगा हुआ नहीं है, यहाँ से यहाँ इतने पार्ट में वायर नहीं लगा हुआ। ये कॉपर की स्ट्रिप, यानी कि कॉपर की पत्ती, मोटी मोटी थिक स्ट्रिप्स लगी होती हैं।
ये एक एक मीटर के वायर को कनेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। ऐसे लगा दिया तो यहाँ स्क्रू लगा हुआ था, एक तार लिया उसको स्क्रू से टाइट कर दिया, फिर यहाँ पर एक स्क्रू लगा, एक स्क्रू यहाँ लगा। ये सब कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं। कॉपर की स्ट्रिप्स ले लेते हैं क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। लेकिन पिछले लेक्चर में बताया, लेकिन ये जो वायर होता है ना, ये वायर कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन का यूज करते हैं। कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन का, ये दोनों एलॉय हैं। क्या है? एलॉय। और कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन का क्यों करते हैं? क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि पोटेंशियोमीटर का वायर किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन। तो कहते हैं किस लिए यूज करते हैं ये मटेरियल? क्योंकि ये जो दो एलॉय हैं जिनकी हम बात करें, एलॉय तो बहुत सारे हैं, पर जिन एलॉय को यूज करके इसका वायर बनाते हैं, जिसका ये वायर बना होता है, उसकी बात करें तो कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है अल्फा, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। अब वो स्मॉल हो गया तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि जिस मटेरियल की अल्फा की वैल्यू, अल्फा को हम क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू जितनी स्मॉल होती है, उसकी रेजिस्टिविटी में वेरिएशन टेम्परेचर के साथ बहुत कम आता है। टेम्परेचर को जब चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, लेकिन जिसकी अल्फा की वैल्यू स्मॉल होगी उसकी रेजिस्टिविटी में भी कम चेंज आएगा। इसीलिए ये कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन का हम वायर यूज करते हैं। और ये अल्फा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस सब का मेरा एक लेक्चर है इसी 3rd चैप्टर का, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल बता रखी है अल्फा का फॉर्मूला और किसकी वैल्यू, कब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, सब चीज़ में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर ये जो एक बैटरी लगी है, ये बैटरी को बोलते हैं हम ड्राइवर बैटरी या ऑक्सिलरी बैटरी। ऑक्सिलरी और ड्राइवर बैटरी का मतलब ये इस पोटेंशियोमीटर को काम करने के लिए करंट प्रोवाइड करती है। पोटेंशियोमीटर की बैटरी है, ये की लगी हुई है, और ये रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब था वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम घुमा के उसकी रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस आप अपने चारों तरफ देखेंगे, बहुत जगह आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगी। ये रियोस्टेट अलग अलग शेप्स में, जैसे कार में जो ऑडियो सिस्टम लगा होता है, उसका जो वॉल्यूम का बटन होता है जिसको घुमा के आप वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हो, या किसी टीवी में या किसी डीजे में, किसी ऑडियो सिस्टम में ऐसा बटन लगा है जिसे आप घुमा के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हो, तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही एग्जाम्पल है। और भी अलग अलग शेप की होती है, मैंने वो एग्जाम्पल बता दिए जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस से क्या करते हैं, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो सेल लगे हैं, एक सेल का EMF E1 है और एक सेल का E2 है। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस आर बॉक्स लगा है, ये मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, और उससे एक वायर है, वायर से ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और इस गैल्वेनोमीटर से और फाइनली एक जॉकी लगा हुआ है। जॉकी क्या होता है, इस तरीके से एक पेन जैसा होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, उसकी टिप मेटल की होती है, तो अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो करंट नहीं लगेगा, और इस तरीके से टच करेंगे तो इधर पर वायर है, मान लो ये उंगली मेरी वायर है, तो ऐसे टच करोगे तो करंट क्या होगा, वायर से इसमें या इससे इस जॉकी से उसमें दूसरे में जा सकता है, वायर में करंट जा सकता है। तो कैसे क्या कंडीशन होगी उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर दो की लगा दिया है, ये K1 की हो गया, ये K2 की हो गया, ये सेल का EMF E1, इसका E2 हो गया। एक चीज आप ध्यान रखना कि ये एक्सपेरिमेंट तभी परफॉर्म हो सकता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू, ये ड्राइवर बैटरी की वैल्यू इन सेल के EMF से ज्यादा हो, यानी कि इसका EMF हमेशा इन सेल्स के EMF से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सिस्टम काम करेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये सिस्टम आपको सही रीडिंग नहीं देगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये सिस्टम आपको सही रीडिंग नहीं देगा, काम सही से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि जो ये ड्राइवर बैटरी है, इसकी वैल्यू हमेशा इन दो सेल के EMF से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको यहां पर इस वायर पर बैलेंस पॉइंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ऐसा हो गया कि इस सेल की EMF इस बैटरी से ज्यादा हो, तो होगा क्या, होगा ये कि इस वायर पर आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। बैलेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है,
बैलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जब आप इस जॉकी को वायर पर अलग अलग जगह टच करोगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर ये गैल्वेनोमीटर की निडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, बस वो जीरो की जीरो पे रहेगी। तो जब गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो पे रहती तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस पॉइंट। मतलब गैल्वेनोमीटर की निडल जहां पे उसे बैलेंस पॉइंट नहीं, ये जॉकी को जहां पे लगाओगे ना, जिस पॉइंट पर लगाने, वायर पर यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ यहाँ ऐसे करके मान लो यहाँ पे लगाया, इस पॉइंट पे लगाने पर गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो पे आ गई, तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है जे, दिस इज द बैलेंस पॉइंट, इसको बैलेंस पॉइंट हम बोल रहे हैं। तो अगर इन सेल्स की, किसी एक सेल की या दोनों की, मान लिया 2 सेल हैं, तो दोनों की ईएमएफ इससे ज्यादा होगी तो आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक, अब इधर देखो क्या होता है। आप जैसे इसमें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाया गया है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स अगर हम हटा दें तब भी एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर सकते हैं, आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स का इतना काम है कि ये इस गैल्वेनोमीटर का बॉडी गार्ड है। ये बॉडी गार्ड मतलब क्या हो गया, देखा होगा आपने, बॉडी गार्ड। तो लेकिन ये सलमान खान की अगर बात करें तो उससे थोड़ा सा हटके बॉडी गार्ड है, क्योंकि जो बॉडीगार्ड पिक्चर थी उसमें क्या था भाई, सलमान खान बॉडीगार्ड बने थे, वो सबको बचाते थे। लेकिन अगर उसी मूवी में बाय द वे कोई ऐसी कंडीशन आ जाती कि कोई विलन सलमान खान को मार देता, या सलमान खान किसी तरीके से लड़ाई करते हुए जिसके वो बॉडीगार्ड है उन्हें बचाते हुए मर जाते, तो फिर जिसे वो बचा रहे थे, जब सलमान खान ही बचे नहीं, वही मर गए, तो फिर वो तो जिसको बचा रहे थे वो तो खतरे में आया था कि जो बॉडीगार्ड तो मर गया, तो अभी दूसरा क्या करेगा, प्रोटेक्शन तो सलमान खान कर रहे थे। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि अगर ये मर गया, यहां पर ये अभी समझना बात को बताऊंगा, ये मर गया तो ये अपने मरने के बाद इसको सेव कर देता है। अब ये बॉडीगार्ड है किसका, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस गैल्वेनोमीटर का बॉडीगार्ड है। इसका मीनिंग क्या हुआ, होता क्या है, जब आप ये जॉकी को इस वायर पर अलग अलग जगह टच करते हो ना, तो ये गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन देती है। तो अगर ऐसे डिफ्लेक्शन है जीरो पर है तो कभी राइट जाएगी, कभी लेफ्ट जाएगी, तो कभी थोड़ा जाएगी, इस तरीके से थोड़ा लेफ्ट गई, कभी ज़्यादा लेफ्ट चली गई, कभी थोड़ा राइट गई, कभी ज़्यादा राइट चली गई, ऐसे अलग अलग पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देती। पॉइंट पोजिशन अलग अलग चेंज करोगे, जॉकी कभी यहाँ लगाया कभी यहाँ, ऐसे इसमें डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। तो कभी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि ज़्यादा गैल्वेनोमीटर से अगर करंट पास हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज हो जाता है, वो हमारा खराब हो जाता है, जल जाता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करा, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। अब क्या हुआ, जब ज़्यादा करंट अगर आएगा तो ये पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस लगी होगी, उससे पास करेगी। जब उससे पास करेगा तब गैल्वेनोमीटर में आएगा। अब सपोज कर लो पीछे से ज़्यादा करंट आ गया, तो ज़्यादा करंट जब इसमें से पास होगा रेजिस्टेंस बॉक्स में, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में लगी रेजिस्टेंस, तो जब ज़्यादा करंट पास होता है तो गैल्वेनोमीटर से पहले इस रेजिस्टेंस बॉक्स में लगी हुई रेजिस्टेंस बर्न कर जाती है। जैसे घर में फ्यूज लगा देते नहीं, लगाते सेफ्टी के लिए, क्या हो कि कहीं पर कोई गड़बड़ हो तो वो फ्यूज बर्न कर जाए। ठीक है, अब तो उसके भी दूसरे, उससे भी एडवांस आने लगे, एमसीबी आने लगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आने लगी। कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वो ट्रिप कर जाती हैं, सप्लाई बंद हो जाती है, पता चल जाता है कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है यहाँ पे, तो बाकी क्या होता है, तो उससे बाकी चीज़ कंपोनेंट बच जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अगर ज़्यादा करंट आता है तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में लगी रेजिस्टेंस जल जाती है। तो अब आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस जल गई तो नुकसान तो वहाँ भी हुआ, अब गैल्वेनोमीटर जलेगा तब भी नुकसान हुआ, तो दोनों फर्क क्या, फर्क बहुत आसान है। रेजिस्टेंस बॉक्स में जो लगी हुई रेजिस्टेंस है ना, उसकी कॉस्ट होती है 1 रुपया। बात समझ में आया, उसकी कॉस्ट 1 रुपी, और गैल्वेनोमीटर की कॉस्ट है 400, 500, 600, ऐसे 400, 500 या 600। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई ज़्यादा करंट जब पास हो रहा है, हमारी रेजिस्टेंस बॉक्स में लगी हुई रेजिस्टेंस अगर जलती है तो हमें कितना नुकसान होगा, 1 रुपये का। और अगर गैल्वेनोमीटर हमारा खराब होता है तो हमें नुकसान कितना होगा, 400 से 500 रुपये का। तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं।
बात समझ में आ गई। तो ये किसका, इस गैल्वेनोमीटर का बॉडीगार्ड है। अब इसमें और सलमान खान में डिफरेंस समझो, जैसे मैंने बताया वो बॉडीगार्ड। अगर ये जल गया तो इसके जलने के बाद करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा ही नहीं। कैसे पास होगा, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ प्लस से निकल के आके ऐसे करके जाके इस तरीके से जा रहा है, तो जब ये रेजिस्टेंस ही जल जाएगी तो सर्किट तो ब्रेक हो गया। आप ये मत समझना कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, नहीं, जब बीच में से जल गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, तो ये करंट ऐसे फ्लो करके जाएगा ही नहीं। इस तरीके से कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ना ऐसे जा सकता करंट और ना ही ऐसे जा सकता। तो इसके जलने के बाद गैल्वेनोमीटर बच जाता है। बात समझ में आया ये चीज। तो ये मैंने से बताया, अगर आप इसको निकाल दोगे तब भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। बस ये गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी करेगा, तो इसलिए लगा देते। हाँ, तो अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या करा, ये जो गैल्वेनोमीटर पहला स्टेप क्या किया, K1 की को लगा दी, K1 की को क्लोज कर दिया। तो देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, बच्चों कई बार डाउट होता है ये ओपन और क्लोज। देखो हम जब घर में स्विच की बात करते हैं ना, तो नॉर्मल रनिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर बात नहीं कर रहा हूं। वैसे हम क्या होते हैं भाई, पंखा खोल दे ऐसे बोलते नहीं होते, कोई बेटा यार पंखा खोल दे यार, बंद कर दिया, पंखा बंद कर दे, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना। स्विच खोल दे, स्विच बंद कर दे, एक ऐसे जनरल लैंग्वेज बात करते हैं। यानी कि हम बात करते हैं स्विच खोल दे का मतलब स्विच ऑन कर दे, और बंद करने में तो बोलते यार इसको बंद कर दे, बंद करने में तो बंद ही बोलते हैं। बंद करने का मतलब क्या होगा, ऑफ कर दे। खोल दे मतलब ऑन कर दे, और बंद कर दे मतलब ऑफ कर दे। तो यहां जब हम बोलते हैं की को क्लोज कर, की को क्लोज, की क्लोज यानी कि की क्लोज, इसका मतलब है स्विच ऑन, स्विच ऑन। की क्लोज का मतलब स्विच ऑन होता है, और की ओपन, की ओपन स्विच ऑफ। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि ओपन है की, तो होता है स्विच ऑफ, और जब हम बोलते हैं कि क्लोज तो होता है स्विच ऑन। अब उसको भी समझ लो। मैं बता एक एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे ये है, अब मान लो कोई बैटरी लगी, बैटरी का प्लस है या माइनस, और यहां की लगी है, ठीक, और यहां हमारी एलईडी बल्ब लगा है। अब हमारी हमने कहा कि ये की जो है हमारी, हमने ओपन कर दी। क्या कर दिया हमने, की को ओपन कर दिया। तो ओपन का मतलब ये होता है, जो की है की इस टाइप की होती है, ऐसे दो गैप होते हैं उसके बीच में की लगा देते हैं, जैसे बाइक में चाबी नहीं लगा देते इस टाइप। तो क्या हुआ, जब आपने की को ओपन कर दिया, इधर की लगी हुई थी निकाल दिया, तो ये जो करंट जा रहा था, ये करंट यहां तक तो गया, अब यहां कैसे जाए, ये तो बीच में तो खाली जगह हो गई। तो की तो आपने क्या कर दिया, की तो ओपन कर ली, यानी की को ओपन कर दिया, की को निकाल दिया। जब निकाल दिया तो ये एलईडी में हमारा करंट नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो एलईडी जलेगी नहीं, क्योंकि यहां से खाली जगह में करंट कैसे जाएगा, तो जो खाली जगह है तो ये हवा है यहां पे, तो हवा में कैसे करंट चलेगा। अब आपने क्या किया, आपने कहा की क्लोज। जब आपने की क्लोज, जैसी की को लगाया तो वो की ऐसे घुसती है, इतनी मोटी होती है कि वो इस साइड, इस आर्क और इस आर्क को क्या करती है, टच करने लगती है। यानी कि ऐसी की है, मोटी सी की, यानी कि वो की क्या हो गई, इस तरीके से हो गई। अब वो की क्या हो गई, उसने क्या करा, इस वाले आर्क को और इस आर्क को दोनों को टच कर दिया, इतनी मोटी टच हो गई। अब क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा, इधर से होता हुआ, की से होता हुआ, क्योंकि की तो ऐसे घुस गई दोनों पार्ट को, इस पार्ट को की ने जोड़ दिया, दोनों से टच है, तो करंट होता हुआ चला जाएगा, यानी कि एलईडी जल जाएगी। तो जब हम बोलेंगे की ओपन यानी कि स्विच ऑफ, जब हम बोलेंगे की क्लोज तो स्विच ऑन। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से समझना, कोई दिक्कत है मुझे बताओ, मैं उसको आंसर दूंगा। अब क्या हो रहा है, अब इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर पहले K1 की को लगा दिया, यानी कि इसको क्लोज कर दिया। क्लोज का मतलब, की क्लोज का मतलब स्विच ऑन, स्विच ऑन हो गया। और इस K2 की को निकाल दिया, K2 की को हमने क्या करा, इसको हमने निकाल दिया। इतनी बात आ गई समझ में।
अब एक चीज समझना, जैसे ही आपने इस K2 की को निकाल दिया और K1 को लगा रहने दिया, तो ये वाला जो सेल है ये सर्किट से बाहर हो गया। आप एक चीज ध्यान रखें, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, प्रेस है, उसमें चलाने के लिए एटलीस्ट 2 वायर होते हैं, एटलीस्ट कम से कम। एक वायर से वो कभी भी नहीं चल सकता, 2 वायर होते हैं, किसी किसी में 3 भी होते हैं, इस तरीके 3 पिन प्लग लगा होता, 3 भी होते हैं। तो मैं एटलीस्ट कम से कम क्या कर रहा हूं, 2 वायर। अब 2 में से अगर एक को हमने काट दिया, सर एक ही रह गया, तो क्या एक वायर से कोई चीज कभी नहीं चल सकती। आप 2 वायर हैं, मान लो बल्ब के लिए आपने 2 वायर से जला रहे हो एलईडी, आप एक वायर काट दो और एक वायर को सॉकेट में लगा दो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, तो एक से कभी नहीं जलेगा। तो ऐसे ही आप समझें, यहां पर क्या है, ये जो सेल है इसके 2 टर्मिनल, ये प्लस ये माइनस, इसका प्लस और माइनस। तो जब आपने क्या करा, इस की को क्लोज कर दिया, यानी कि इस की को लगा दिया स्विच ऑन, और इसको निकाल दिया। इसको निकालने का मतलब ये वायर की तो ओपन हो गई, की ओपन का मतलब स्विच ऑफ हो गया, ये वायर यहां से कट गया। तो ये सेल हमारा सर्किट में देखने में तो लग रहा है लगा हुआ है, लेकिन ये क्या हो गया, आउट ऑफ सर्किट, सर्किट से बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। खुश हो जाओ भाई, यहां से ये इधर से कनेक्टेड है, चलो ठीक है, पर यहां से ये तो आपने ओपन कर दिया, तो ये यहां से कनेक्टेड कहां रहा, सिर्फ ये वाला सेल आपका एक कनेक्टेड है, क्योंकि इस की को आपने क्लोज कर रखा है। तो आप फर्स्ट टाइम में लिखोगे कि लेट द की K1 kept क्लोज एंड K2 kept ओपन, इसको लगा दिया और इसको ओपन कर दिया। अब क्या करें, आप जॉकी को लेकर अलग अलग पॉइंट पर ऐसे टच कर रहे, ढूंढ रहे हो कहीं पर बैलेंस पॉइंट मिल जाए। अब वो बैलेंस पॉइंट आपको कहां मिला, J पॉइंट। जैसे J पॉइंट पे आपने लगाया तो इस पॉइंट पे आपने देखा गैल्वेनोमीटर की नेट 0 पर आ गई। पहले जब आप इधर या इधर लगा रहे थे, कहीं भी वायर पे लगा रहे थे, तो कभी वो राइट कभी लेफ्ट ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही थी। J पॉइंट पे लगाते ही गैल्वेनोमीटर की नेट 0 पे आ गई, तो हमने कहा J इज द बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट मिल गया। जब J बैलेंस पॉइंट है तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब बात समझना इसको फिर किस तरीके से। तो ये किस तरीके से बैलेंस पॉइंट आया, एक बात है जो मैं इधर बता दूं। मैं यहां पर वोल्टेज की वैल्यू लिखूंगा, जो कि आपको डेरिवेशन में जब आप इसे कर रहे होंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए उसको लिख रहा हूं। बात समझ आ रही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने करवाया तब भी मैंने लिखवाया था, यहां पर हमने मान लिया 1 वोल्ट और यहां पे मान लिया 1.5 वोल्ट, और इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है यहां मान लिया 2 वोल्ट और यहां पर मान लिया 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट। बात समझ में आया। अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल बात समझना कि अगर ये सेल ये यहां पर ले लो, ये 1 वोल्ट का पॉइंट, ये जहां पर जॉकी लगा हुआ, ये जॉकी टच है ना, वो पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वोल्टेज 1 वोल्ट है। अब इधर देखो, अगर आपने जॉकी को यहां लगाया 1.5 पर, तो A और इस पॉइंट के बीच में, यानी कि A से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है। और सेल का फॉर एग्जांपल, अभी तो हमें पता नहीं, हम मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी 1 वोल्ट। तो जब आप यहां लगाओगे तो इस वायर से करंट इसमें जाने लगेगा, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन दिया, क्योंकि इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ से ज्यादा हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इस जॉकी को लगाया यहां, जब यहां लगाया तो इतने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0.5। अब इस सेल का ईएमएफ इतने पार्ट के पोटेंशियल से ज्यादा हो गया। अब सेल का करंट ऐसे आने लगा, ऐसे होता हो, जॉकी से होता हुआ गैल्वेनोमीटर से होता हुआ ऐसे चलने लगेगा, ऐसे इस तरीके। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे लगाओगे तो इतने पार्ट का पोटेंशियल जो है वो कितना है, 1 वोल्ट, और इस सेल का भी पोटेंशियल 1 वोल्ट है। तो ना तो सेल का करंट इसमें जाएगा, ना ही इस वायर का करंट इस सेल के अंदर जाएगा। बिल्कुल ऐसा केस जैसे हम क्या बोले, ये सेल की जगह तो ये जो सेल बना रखा है इसकी जगह तो ये हो गया, और ये जो A और J पॉइंट है ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, 1 वोल्ट का। तो यहां पर
ये वाला जो सेल है वो इतने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इतना पार्ट भी एक सेल जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो अगर इस पार्ट का और इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया तो ना करंट इसमें जाएगा ना इसका इसमें जाएगा। जैसे मैंने यहां बताया कि अगर ये कंडीशन है, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, तो ये गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन नहीं देगी, ना तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना ऐसे। तो यही इसमें होता है। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने इस पॉइंट पे लगाया तो इतने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाता है। तो जब वो उसके बराबर होता है तो ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता। तो हमने लिखा कि ईएमएफ ऑफ द सेल, इस सेल का ईएमएफ इन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। तो क्या लिखा, E1 इक्वल्स टू VAJ, यानी कि इस सेल का ईएमएफ इन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। क्यों लिखा हमने, इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पर जब जॉकी को लगाया तो गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही थी। तो हमने समझ लिया इतने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, तभी ना तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और ना ही करंट ऐसे फ्लो करेगा। बात समझना, अगर इतने पार्ट का, जैसे मैंने यहां पे लगा रखा है जॉकी, मान लिया यहां इसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस होता 2 वोल्ट, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन देती, क्यों, फिर करंट ऐसे जाता, समझना, इधर से ऐसे आता और ये तो तार की तो निकाल दी, इसको तो आप छोड़ ही दो, इसको तो कुछ नहीं, यहां से करंट ऐसे करके जा रहा है, इस तरीके से सेल से होता हुआ, रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ, गैल्वेनोमीटर से होता हुआ, इस तरीके से चलता करंट। क्यों, क्योंकि इतने पार्ट का पोटेंशियल कितना हो जाता, 2 वोल्ट। सपोज कर लो इसकी पोटेंशियल तो 1 वोल्ट लिख रखा है हमने, और इस सेल का जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट होता, तो क्या होता, तो करंट ऐसे चलता है, इस तरीके से, ध्यान समझना, इस तरीके ऐसे चलता करंट। कब, जब इस सेल का ईएमएफ इस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। अब क्या हो रहा है, अब ना तो करंट इस तरीके से चल रहा है और ना करंट इस तरीके से चल रहा है। क्यों, क्योंकि सेल का ईएमएफ इन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। यानी कि अगर, बस समझो, बहुत आसान तरीका, अगर आप वोल्ट मीटर ले लो और उसकी एक टर्मिनल यहां रखो, एक टर्मिनल यहां, तो पता लगा आपको वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर देगा, मतलब इसको हटा दो चौकी, इसको हटा दो, आप यहां पर वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहां रखा, एक यहां जे पॉइंट पर रखा, तो वोल्ट मीटर दिखा रहा है 1 वोल्ट, यानी कि इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, और सेल कितने वोल्ट का लगा, ये 1 वोल्ट, तो दोनों 1 के हो गए। तो क्या होगा, इसीलिए जब आप जॉकी को यहां लगाते हो तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। बात समझ में आया नहीं है, आपने ये लिख दिया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, VAJ इक्वल टू KL, ये मैं लिखा चुका हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं। पोटेंशियल डिफरेंस KL के बराबर, यानी कि जनरल अगर फॉर्मूले की बात करें तो जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू KL है, V पोटेंशियल है, K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, L लेंथ है। अब हमने V की जगह लिखा VAJ, यानी कि इन दो पॉइंट AJ पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम 1 नहीं पुट करेंगे क्योंकि 1 या 1.5 या सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट, ये मैंने खुद अपने आप बोला, ये एक्चुअल में थोड़ी, मतलब एक्चुअल में तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर इस ए और जे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, वो कैसा पोटेंशियोमीटर है, कितने वोल्ट की बैटरी लगी, उस पर डिपेंड करेगा। तो मैंने तो आपको समझाने के लिए वैल्यूज बता दी थी, सपोज करके कि ऐसा है, अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, तो हमने लिखा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए जे पॉइंट को लिख दिया, V के बेस में ए जे इक्वल टू K के प्लेस पर K लिख दिया, और L के प्लेस पर ए जे पॉइंट के बीच की जो लेंथ है उसे हमने L1 से रिप्रेजेंट करा। ये हमें पता चल जाती है क्योंकि यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है 100 सेंटीमीटर का, तो जैसे ही आप जॉकी यहाँ टच करोगे आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है वो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि इस वायर के नीचे एक स्केल लगा होगा, स्केल आपको पता है 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, या 35 है, या 40, 45, जितनी भी हो, 42, 44 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, या 60, जो भी XYZ, तो वो आप देख लोगे। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब देखो इस इक्वेशन को देखो, ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकंड, इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, यानी कि इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा है नहीं, VAJ, तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन, आपने कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू KL, ये हो गया। तो इसको आप लिख लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये हो गया।
तो आपने क्या करा, इसको इसके बराबर रख दिया। जब ये इसके बराबर है तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। अब क्या करा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो K1 की लगाया था अब इस बार इसे निकाल दिया और K2 को लगा दिया, यानी कि इसको निकाल दिया और इसको लगा दिया। अब हम बोलेंगे नाउ द K2 की kept close, K2 की kept close एंड K1 की kept open। इसको क्लोज कर दो, इसको ओपन कर दो, यानी कि इसको ऑन, इस बार इसको ऑफ। की निकालने का मतलब ऑफ हो गया, यानी कि अब ये वाला सर्किट, ये वाला सेल सर्किट में आ गया और ये बाहर हो गया। सर्किट में मतलब उसका सर्किट कंप्लीट हो गया। जब ये की निकाल दी तो वायर कट गया, तो वो आउट ऑफ सर्किट कहलाता है, यानी सर्किट से बाहर। समझे? उसकी पोजीशन भले वहीं लगे, जैसे कि आप कोई फैन चल रहा है, आपने एक तार काट दिया उसका, तो क्या हो गया, वो क्या कहलाएगा, हो गया इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट से बाहर हो गया ना। बाहर इसलिए हो गया, पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा, क्योंकि वायर जो काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया वायर को, ठीक है, एक को कट कर दिया तो अलग हो गया, सर्किट से बाहर हो गया। ये तो अब आपने क्या करा, अब फिर इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे लगाया, कहीं पर कोई पॉइंट मिला, मान लो ये तो मैं वैल्यू हटा दे रहा हूं, अब तो समझाने के लिए लिखा था इस तरीके से, ये पॉइंट, यानी कि अब क्या हुआ, इस बार J' ऐसा पॉइंट, यानी कि एक J' एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। कंडीशन क्या है, इस की को हमने निकाल दिया और इसको लगा दिया, और A से लेकर इस J' पॉइंट तक की लेंथ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया L2 से। तो हम लिखेंगे कि अब इस सेल की जो EMF है वो A J' पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, VA J'। अब क्या हो गया, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, इस की को निकाल दिया, इसको लगा दिया और बैलेंस पॉइंट खोजा, तो J' ऐसा पॉइंट मिला जहां पर गैल्वेनोमीटर की निडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी, बैलेंस पॉइंट मिला। तो हमने कहा इस सेल का EMF इन दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट का है उतना ही EMF इस सेल का है, इसीलिए ना तो करंट इस तरीके से ऐसे फ्लो कर रहा है और ना ही करंट इस तरीके से ऐसे होता हुआ ऐसे फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर से पास ही नहीं हो रहा है, इसलिए गैल्वेनोमीटर की निडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है। तो जब हमने ये स्टेप लिख दिया, इसलिए EMF इक्वल टू VA J'। अब VA J' किसके बराबर होता है, VA J' या वेयर लिख दो, VA J' किसके बराबर होता है, KL2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया मैंने, ठीक है। यहां पर भी लिख देता हूं मैं वेयर करके लिख देना वेयर, ठीक है। देखो इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखा है और यहाँ वेयर लिखा है, वेयर का मतलब होता है ये वाला स्टेप हमने कहीं, ये फॉर्मूला जो है हमें पहले से पता, हमने कहीं और से लाकर यहाँ पर लगाया है। ऐसा ना समझे कि इसी इक्वेशन को चेंज करके ऐसा लिख दिया, नहीं, वेयर फिर हमने ये लिखा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ऐसे वेयर, तो ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया, जैसे ये फॉर्मूला V की जगह पर हमने लिख दिया VA J' इक्वल्स टू, उसके बाद K के प्लेस पर K, L के प्लेस पर L2, यहाँ L लिखा है L2। तो इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लो, इसको आप फिफ्थ इक्वेशन मान लो। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इन दोनों कंपेयर करा, देखो इसका राइट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये तो दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख देंगे देयरफॉर, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू KL2, सॉरी, बस देयरफॉर करने की जरूरत नहीं, लिख दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तब क्या वी गेट दिस स्टेटमेंट, आपको जैसा भी सही लग रहा है वो लिख लो। E2 इसके बराबर आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको हमने मान लिया सिक्स्थ। अब आप क्या करें, इन दोनों को देखना है, आप इस थर्ड इक्वेशन को इस सिक्स्थ इक्वेशन से डिवाइड, स्टेटमेंट लिख देना, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ। स्टेटमेंट लिखने के बाद डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2। K से K कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से इस पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमने दो सेल के EMF का रेशियो निकाल लिया। तो ये एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, कि विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर हाउ यू विल फाइंड द रेशियो ऑफ टू सेल्स।
तो दो सेल्स ये अननोन सेल्स हैं जिनका ईएमएफ हमें नहीं पता है, तो उनके ईएमएफ का हमने रेशियो निकाला इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। बात समझ? अब सब मान लिया एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इसमें से एक सेल जो है स्टैंडर्ड सेल है, इस E1 E2 में से हमने मान लिया एक सेल हमारा कैसा है, स्टैंडर्ड सेल है। स्टैंडर्ड तो अब लग रहा होगा जैसे हमने बोल दिया भाई E2 सेल जो है वो हमारा स्टैंडर्ड सेल है। तो कई बार बच्चों लगता है भाई सर E2 स्टैंडर्ड है तो E1 का स्टैंडर्ड गिरा हुआ है, ठीक है, उसकी कोई औकात ही नहीं है। यहाँ कोई औकात और वैसे स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही कि उसका स्टैंडर्ड हाई है उसका स्टैंडर्ड लो है। हमने बोला कि E2 स्टैंडर्ड सेल है, इसका मतलब E2 सेल की ईएमएफ हमें पता है, और जिसकी ईएमएफ हमें पता नहीं वो हमारे लिए स्टैंडर्ड सेल नहीं। बात समझ आई नहीं? तो हमने बोला E2 इज द स्टैंडर्ड सेल, वो स्टैंडर्ड सेल है। तो इसीलिए अगर मान लिया E2 स्टैंडर्ड सेल है तो हम क्या करेंगे, E1 को यहीं रहने देंगे और E2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको ये आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा L1 L2, क्योंकि यहाँ स्केल लगा हुआ है मीटर स्केल, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है L1 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है L2, वो तो आप जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितनी आप देख सकते हो और उसको लिख सकते हो यहाँ पर। और E2 अगर स्टैंडर्ड सेल है और आपने स्टैंडर्ड सेल का मतलब मीनिंग मैंने बता दिया, जिसके ईएमएफ की वैल्यू आपको पता है, तो आपने उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो इसको सॉल्व करके E1 की ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आया नहीं आया? तो इससे क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप किसी सेल की ईएमएफ को भी मेजर कर सकते हो। तो ये देखो एक्सप्रेशन आ गया कि किस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल की ईएमएफ को मेजर करेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा, इस डेरिवेशन में आपने ये देखा कि किस तरीके से पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आपने दो सेल की ईएमएफ का रेशियो निकाला और किस तरीके से एक अननोन सेल E1 हमारा अननोन सेल है उसकी ईएमएफ को फाइंड किया। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका कराऊंगा मैं आपका लेक्चर, उसमें करेंगे कि इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, और आज का जो टॉपिक है वो अब यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगला भी मैंने बता दिया आपको पहले कि जो अगला लेक्चर होगा वो भी पोटेंशियोमीटर का ही होगा, जिसमें आप देखेंगे कि किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। वो पोटेंशियोमीटर की एक दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरा यूज़ है। कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।